डीएम मैडम जिसके पास पंचर बनवाने पहुंची वही निकला उनका मरा हुआ पति। डीएम मैडम सज धज कर अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रही थी। आज ड्यूटी पर से डीएम मैडम काफ़ी लेट हो चुकी थी। शादी में पहुंचने में भी बड़ी देरी हो रही थी, इसलिए वे तेज़ी से अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी। लेकिन इतने में ही उनकी कार का पीछे का टायर डगमगाने लगा। डीएम मैडम समझ चुकी थी कि आज तो देरी में और देरी होने वाली है। जैसे ही डीएम मैडम ने उतर कर पीछे का टायर देखा तो वह पंचर हुआ था। डीएम मैडम अपने नसीब को कोस रही थी, क्योंकि आज डीएम मैडम का ड्राइवर भी उनके साथ नहीं था। जब डीएम मैडम ने आसपास नज़र दौड़ाई तो थोड़ी ही दूर पर एक पंचर वाले की दुकान उन्हें दिखाई दी। डीएम मैडम ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि कि काश नज़दीकी पंचर की दुकान मिल गई। डीएम मैडम उस पंचर की दुकान पर गई और पंचर वाले से कहा, मुझे शादी में जल्दी से जाना है, आप कृपया करके मेरी गाड़ी को जल्दी से ठीक कर दीजिए और टायर का पंचर बना दीजिए। इतने में वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। वह कहने लगा कि मैडम 5 मिनट बैठिए, पंचर निकालने वाला बस आ ही रहा है। करीब 5 मिनट बैठने के बाद एक मास्क लगाए हुए पंचर बनाने वाला मजदूर वहाँ पर आता है, जो डीएम मैडम की गाड़ी का टायर निकाल कर पंचर बनाने लगता है। डीएम मैडम उस आदमी को देख रही थी। उन्हें अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। डीएम मैडम ने उस पंचर बनाने वाले मजदूर से पूछा कि तुमने मास्क क्यों लगा रखा है। तो वह मजदूर कहने लगा कि मुझे सर्दी हो रही है और मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है, इसलिए मैंने मास्क लगा रखा है। तो डीएम मैडम को थोड़ा सा शक हुआ। डीएम मैडम ने कहा कि ज़रा अपना मास्क उतारो। तो वह मजदूर मना करने लगा। तो डीएम मैडम को गुस्सा आ गया और उसमें गुस्से में आकर डीएम मैडम ने कहा कि तुम मास्क उतार रहे हो या नहीं। तो मजबूरन उस आदमी को मास्क उतारना पड़ा, और जैसे ही उस आदमी ने मास्क उतारा तो डीएम मैडम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डीएम मैडम हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वह पंचर बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका ही मरा हुआ पति था, जो आज से करीब 17 साल पहले एक हादसे में मर चुका था। डीएम मैडम अपने पति को जिंदा देखकर दंग रह गई। डीएम मैडम ने अपने मरे हुए पति से पूछा कि तुम जिंदा हो, यह कैसे हो सकता है। लेकिन वह पंचर बनाने वाला मजदूर बिल्कुल चुप रहा और अपनी आंखें उसने नीचे कर ली और फुट फुट कर रोने लगा। डीएम मैडम ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ आखिर तुम जिंदा कैसे हो और तुम इतने सालों तक मुझसे दूर क्यों थे। लेकिन वह मजदूर पंचर बनाने वाला बिल्कुल चुप रहा। लेकिन जब डीएम मैडम ने ज़बरदस्ती उस मजदूर से पूछा तो वह मजदूर को न चाहते हुए भी अपना मुंह खोलना पड़ा, और वह उस मजदूर ने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू आने लगेंगे। यह घटना है आज से करीब 17 साल पहले की मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। मंजू शर्मा नाम की एक लड़की कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मंजू एक सरकारी कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके माता पिता की हालत काफ़ी दयनीय थी। मंजू के माता पिता मजदूरी करके अपनी इकलौती बेटी को पढ़ा रहे थे, लेकिन मंजू का सपना था कि वह आगे जाकर एक डीएम ऑफिसर बने। लेकिन उसका यह सपना पूरा लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इस सपने को पूरा करने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ती थी। मंजू को न चाहते हुए भी अपना सपना भूलना पड़ा। उसके माता पिता मजदूर थे, बेचारे क्या करते, किराए के मकान में रह रहे थे और मजदूरी करके जो पैसा बचाया था वह मंजू की कॉलेज में पढ़ाई में सारा का सारा लगा दिया था। इतने में ही एक दिन मंजू के लिए एक रिश्ता आता है। मंजू के माता पिता को वह रिश्ता काफ़ी पसंद आया, लेकिन मंजू अब भी अपने माता पिता के साथ रहना चाहती थी और उनकी मदद करना चाहती थी। लेकिन मंजू के माता पिता कहते थे कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं और हमारा बस केवल एक ही सपना है कि तो अब बच्चे घर चली जाएं। और मंजू के ससुराल वाले इतने पैसे वाले नहीं थे, वह मध्यम वर्ग के परिवार से ही थे। जब मंजू के परिवार वाले भी जब मंजू अपने होने वाले पति से मिली तो उससे केवल मंजू ने एक शर्त रखी कि मैं शादी तो कर लूँगी, लेकिन शादी के बाद मैं अपने माता पिता का ध्यान रखूँगी और अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रखूँगी। तो मंजू का
होने वाला पति, जिसका नाम राकेश था, राकेश काफ़ी अच्छा लड़का था, वह मान गया। कुछ समय बाद दोनों की अच्छे से शादी हुई। शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से रहने लगे और दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कने लगे थे। एक दिन राकेश ने कहा कि तुम्हारा सपना था डीएम ऑफिसर बनने का, तुम अपना सपना पूरा क्यों नहीं करती? लेकिन मंजू ने कहा कि मेरे इस सपने को पूरा करने के लिए करीब 4 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे घर पर छोड़कर दिल्ली जाना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए राकेश ने कहा, तुम क्यों चिंता करती हो, पैसों की व्यवस्था मैं करूँगा। लेकिन मंजू जानती थी कि उसके ससुराल वाले की इतनी ताकत नहीं थी। फिर भी राकेश ने हाँ भर दी। राकेश कहने लगा कि तुम एक ऑफिसर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राकेश ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। राकेश केवल मात्र 6ठी कक्षा तक ही पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी का सपना पूरा कर रहा था। राकेश एक फैक्ट्री में मजदूरी का कार्य करता था। महीने का करीब 9 से 10 हज़ार रुपये कमा लेता था। कुछ दिनों के बाद राकेश ने मंजू को 4 लाख रुपए दिए। मंजू ने कहा कि तुम यह पैसा कहाँ से लाए हो? तो राकेश ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम कभी केवल पढ़ाई पर ध्यान दो और दिल्ली जाओ और वहाँ से डीएम ऑफिसर बनकर ही लौटना। बेचारी मंजू कुछ पूछ नहीं पाई, वह दिल्ली चली गई, जहाँ पर उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई करी। उसने एक के बाद एक अपना यूपीएससी की परीक्षाएं पास करी और फिर इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उसने सबसे अच्छे नंबर लाए और काफ़ी अच्छी रैंक सेलेक्ट करी और वह एक डीएम ऑफिसर बन गई। कुछ 5 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज मंजू एक डीएम ऑफिसर बन चुकी थी। जब यह बात राकेश को पता चली तो वह बहुत खुश हुआ। करीब 2 महीने के बाद ही मंजू की पहली पोस्टिंग हुई, जहां पर उसे रहने के लिए काफ़ी अच्छा बंगला दिया गया और अच्छी कार ली गई। मंजू अब अच्छी सोसाइटी में रहने लगी थी, बड़े बड़े लोगों से संपर्क होने लगे थे। राकेश अपनी पत्नी की तरक्की देखकर काफ़ी खुश था। मंजू के साथ राकेश और उसके सास ससुर और माता पिता सभी साथ में रह रहे थे, लेकिन राकेश इतना पढ़ा लिखा नहीं था और न ही उसके पास इतने पैसे थे। राकेश ने अपना घर बेचकर जो पैसे आए थे वह उन पैसों को अपनी पत्नी को डीएम बनाने में खर्च कर दिए थे। जो पैसा 4 लाख मंजू को दिया था वह पैसा राकेश ने अपना घर बेचकर मंजू को दिए थे, जिससे मंजू बेखबर थी। राकेश ने अपना मान सम्मान बहुत प्यारा था। राकेश भले ही यूँ गरीब था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा मान सम्मान से प्यार था। एक दिन जब मंजू अपने सारे स्टाफ और अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, तब मंजू के साथ राकेश भी मौजूद था। तभी मंजू के कुछ दोस्तों ने बात में राकेश को एक ताना मार दिया और कह दिया कि अरे आप तो बहुत लकी हैं, आप तो इतने गरीब थे लेकिन आपकी पत्नी ने आपके दिन बदल दिए। आपकी पत्नी आज एक डीएम ऑफिसर बन गई। आप तो अनपढ़ हो और आपकी पत्नी एक डीएम ऑफिसर है। साथ ही मंजू ने कि कुछ सहेलियां भी थी। मंजू के कहने लगी कि तुझे थोड़ा सा अपमान तो महसूस होता होगा कि तू एक डीएम ऑफिसर है और एक तेरा पति जो है वह अनपढ़ है, तुझे बुरा तो लगता होगा। लेकिन मंजू ने सबके सामने कहा कि आज मैं जो भी कुछ हूँ केवल और केवल मेरे पति की वजह से ही हूँ। मेरे पति ने ही मुझे एक डीएम ऑफिसर बनाया, वह नहीं होते तो आज मैं एक डीएम ऑफिसर नहीं बनती। लेकिन यह सारी बातें राकेश सुन रहा था। उसको काफ़ी बेइज्जती महसूस हुई। राकेश बहुत गहरे विचार करने लगा। राकेश काफ़ी मासूम दिल का था। उसके दिल को छोटी सी बात भी चुभ जाती थी। वह पार्टी में कई लोगों ने ऐसी बातें कही थी जिसके चलते उसके दिल को काफ़ी ठेस पहुंची थी। अगले ही दिन राकेश ने मंजू से कहा कि चलो क्यों ना हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। शादी के बाद तो तुम दिल्ली चली गई थी और फिर 5 सालों बाद तुम अपने कार्यों में लग गई, हमें समय ही नहीं मिला। क्यों ना हम कहीं घूमने चलें? तो मंजू ने भी हाँ कर दी और दोनों घूमने के लिए उत्तराखंड चले गए। उत्तराखंड में वे गए, कई सारी जगह घूमे, फिर उन्होंने 4 धाम की यात्राएं भी करी और अंत में वे ऋषिकेश पहुँचे। रात्रि में जब मंजू और राकेश साथ में सो रहे थे तब राकेश ने काफ़ी सारे बातें मंजू से कही।
और मंजूष को कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम कभी भी मुझे मत भूलना। लेकिन मंजू कहने लगी कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आज तुम बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो, क्या हुआ? तो तुम्हें तो राकेश ने कहा, कुछ नहीं, कल सुबह जल्दी उठेंगे, हम रिवर राफ्ट करने जाएंगे। लेकिन मंजू कहने लगी, तुम्हें तैरना नहीं आता। रिवर राफ्टिंग हम नहीं जाएंगे। लेकिन राकेश ने जिद करी और वह कहने लगा कि वहाँ पर सभी सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, हम रिवर राफ्टिंग करने ज़रूर जाएंगे। मेरी एक काफ़ी बड़ी इच्छा थी, तो न चाहते हुए भी मंजू को राकेश की इच्छा माननी पड़ी। मंजू को तो तैरना आता था, लेकिन राकेश को तैरना नहीं आता था। जून का महीना चल रहा था, गंगा नदी भी काफ़ी उफान पर थी। अगले दिन जब सुबह सुबह वे ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करने पहुंचे, तब मंजू ने राकेश से कहा कि तुम बिल्कुल कस कर पकड़ना। और फिर जब वे लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे थे तो उनको काफ़ी मज़ा आ रहा था। शुरुआत में उन्हें मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन जब गंगा नदी के एक बवंडर में उनकी नाव पहुंची, तब उनकी नाव एकदम से पलट गई और नाव में बैठे सभी लोग गंगा नदी में चले गए। सभी ने अपना लाइफ जैकेट पहन रखा था, जिसके चलते सभी लोग ऊपर ही थे, कोई डूब नहीं रहा था। लेकिन इतने में ही राकेश का लाइफ जैकेट खुल गया और वह गंगा नदी में ही आगे आगे बहने लगा और डूबने लगा। मंजू जैसे तैसे तैरती तैरती वापस अपनी नाव में पहुंच गई, लेकिन जब उसने देखा कि उसका पति राकेश गंगा नदी में बह रहा है और उसका लाइफ जैकेट भी खुल गया है, तो वह हक्का बक्का रह गई। गंगा नदी काफ़ी उफान पर थी और राकेश को बहाकर ले जा रही थी, और आगे जो बवंडर था, राकेश उसमें घुस गया। पानी का बवंडर बहुत ही खतरनाक होता है, जो राकेश को निगल गया। जैसे तैसे मंजू और बाकी के साथी किनारे पहुंचे, और जैसे ही वह किनारे पहुंचे तो उन्होंने राकेश को ढूंढना शुरू किया। सुरक्षा कर्मियों की भी सहायता ली गई, लेकिन राकेश कहीं नहीं मिला। सभी कह रहे थे कि वो जिस बाउंडर में राकेश फंसा था, उस बाउंडर से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। अब तक तो राकेश इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा, और इस बाउंडर में जो भी फंसता है वो वापस भी नहीं मिली। मंजू के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे, आखिर यह क्या हो गया। लेकिन मंजू ने हार नहीं मानी और उसने अपने डीएम के पावर का इस्तेमाल किया और कई बड़े बड़े अधिकारियों से बात करी। इसके बाद कई घंटों तक बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन राकेश का कोई अता पता नहीं चला, क्योंकि उस समय गंगा नदी का बहाव भी बहुत खतरनाक था। गंगा नदी एकदम से उफान पर आ गई थी। सभी लोग मंजू से कह रहे थे कि अब तुम अपने पति को भूल जाओ, क्योंकि अब वह मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसी हालत में कभी कोई वापस नहीं आता है और ना ही उसके शरीर का कोई हिस्सा उन्हें मिलता है। मंजू पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि जिस पति ने अपना घर बेचकर उसे एक डीएम ऑफिसर बनाया, आज वही पति उसको साथ छोड़कर जा चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया, कई महीने बीत गए, लेकिन राकेश का अता पता बिल्कुल नहीं चला। समय बीतता गया, साल बीतते गए, लेकिन राकेश का कोई अता पता नहीं चला। इस बीच मंजू काफ़ी अकेली पड़ चुकी थी। मंजू के रिश्तेदार और मंजू के माता पिता उससे कहने लगे कि अब तुम अपने लिए दूसरा साथी ढूंढ लें, कब तक अकेली अपना जीवन काटेगी। लेकिन मंजू ने कह दिया था कि अब चाहे जो भी हो जाए, मैं कभी भी राकेश के अलावा किसी और के बारे में सोचूंगी भी नहीं, क्योंकि राकेश ने मेरे लिए इतना बड़ा कार्य किया था। उसने मुझे एक डीएम ऑफिसर बनाया और वह मुझे बहुत प्यार करता था, और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं कभी भी उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मंजू अपने पति की तस्वीर हमेशा अपने ऑफिस में लगाती थी। मंजू अपने पति का भूल नहीं पा रही थी। साल पर साल बीतते गए, लेकिन मंजू अपने पति को नहीं भूल पाई। इसी दौरान करीब 17 सालों के बाद मंजू का ट्रांसफ़र पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में होता है, जहां पर परिस्थितियां पूरी तरह से विपरीत थी, जहां का रखरखाव और रहन सहन सब कुछ अलग था। मंजू वहां पर डीएम के पद पर नियुक्त हुई और वहां पर अपना कार्यभार संभाला। करीब 5 से 10 दिन मंजू को एडजस्ट होने में लगी। धीरे धीरे मंजू एडजस्ट हो गई थी। कोलकाता में ही मंजू का एक रिश्तेदार भी रह रहा था। मंजू का रिश्तेदार एक दिन उससे मिलने के लिए आया। उन्होंने
बहुत बातें करी और जाते जाते मंजू को अपने घर होने वाले मांगलिक कार्य के लिए आमंत्रित किया। मंजू ने कहा, मैं ज़रूर आऊँगी और मैं आपके लिए ज़रूर समय निकालूंगी। इसके बाद जब मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने का समय आया तो उस दिन मंजू को काफ़ी ज़्यादा कार्य था। अपने कार्य में वह दिन भर बिजी थी। फ्री होते होते उसे लगभग शाम हो चुकी थी और उसी दिन उसका ड्राइवर भी छुट्टी पर था क्योंकि वह बहुत बीमार था। मंजू अपनी कार को खुद ही चला रही थी। जैसे तैसे वह अपने घर पहुंची और सज धज कर कार्यक्रम में जाने लगी, लेकिन इतने में ही उसकी कार का पीछे का टायर डगमगाने लगा। जैसे ही उसने देखा उसकी कार का पीछे का टायर पंचर था तो उसने आसपास नज़र दौड़ाई तो वहाँ एक पंचर की दुकान दिखाई दे रही थी। उस पंचर की दुकान पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। उसने कहा, 5 मिनट बैठिए, लेकिन डीएम साहिबा ने कहा, मुझे देर हो रही है, पंचर निकालने वाले को जल्दी बुलाइए। और जैसे ही वह पंचर बनाने वाला आया उसने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था। पता नहीं वह डीएम साहिबा से कुछ छुपा रहा था या अपना चेहरा छुपा रहा था। डीएम साहिबा को अंदर ही अंदर कुछ उनको महसूस होने लगा। डीएम साहिबा ने कहा कि तुम कौन हो, तुम अपना मास्क क्यों नहीं उतार रहे हो, लेकिन वह पंचर बनाने वाला टस से मस नहीं हुआ। और जब डीएम साहिबा ने अपनी आवाज़ तेज करी और दबाव बनाया तो वह मजदूर को भी झुकना पड़ा और अपना मास्क उतारना पड़ा। और जैसे ही उसने मास्क उतारा तो डीएम साहिबा के सामने उनका बिछड़ा हुआ पति था। डीएम साहिबा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जब डीएम साहिबा ने अपने पति से पूछा कि आखिर तुम इस हालात में कैसे, और तुम तो मर चुके थे, तो डीएम साहिबा का पति कुछ नहीं बोला। राकेश टस से मस नहीं हुआ, लेकिन जब डीएम साहिबा ने जोर ज़बरदस्ती करके पूछा तो राकेश को मजबूरन अपना मुंह खोलना पड़ा और कहा कि मैं जिंदा हूँ, खैर मैं तो बच गया, लेकिन तुम यहाँ कैसे? जब यह बात डीएम साहिबा ने सुनी तो वह हैरान रह गई और कहा कि तुम जिंदा कैसे हो? तो डीएम साहिबा का पति राकेश अपना मुंह खोलता है और कहता है कि दुर्भाग्यवश मैं जिंदा हूँ, मुझे मर जाना था, लेकिन मैं फिर भी आज जिंदा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन बड़े बूढ़े चाचा के कारण जो तुम्हारे पीछे बैठे हैं। तो डीएम साहिबा कहने लगी कि कैसे? तो राकेश ने कहा कि जब मैं गंगा नदी में बह रहा था तो मैं बहते बहते बहुत आगे निकल गया था, मुझे तो होश भी नहीं था, और जब मुझे होश आया तो मैं इन चाचा की गोद में था। इन्होंने ही मुझे बचाया और यही मुझे लेकर यहाँ कोलकाता आ गए। मैंने इनसे मना किया था कि तुम किसी को भी मत बताना, और मैं इनके साथ ही रहने लगा और इनकी पंचर बनाने की दुकान में काम करने लगा और इनका बेटा बनकर मैं इनके साथ रहने लगा, क्योंकि इनका कोई भी बेटा नहीं था। डीएम साहिबा ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अगर बच गए थे तो तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? क्यों तुमने मेरा साथ छोड़ा? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? तुमने ऐसा नाटक क्यों किया, मुझे बताओ। तब डीएम साहिबा के पति राकेश ने कहा कि मैं तुम्हें और जलील नहीं होने देना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ रह रहा था, तुम्हारा मान सम्मान कम हो रहा था। मेरे जैसा अनपढ़ आदमी एक डीएम साहिबा के साथ रहेगा तो उसे कितना अपमान सहना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुमसे दूरी बना ली। मुझे पता था कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मजबूरन मुझे तुमसे दूर होना पड़ा, क्योंकि एक अनपढ़, एक गंवार आदमी, एक गरीब आदमी एक डीएम का पति है तो सब क्या सोचेंगे, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया और मैंने मरने का नाटक किया और मैं फिर वापस नहीं आया। जब डीएम साहिबा ने कहा कि ऐसा करने किसने कहा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? राकेश कहने लगा कि उस दिन पार्टी में कई लोगों ने ऐसी बातें करी और आए दिन कई सारे लोग ऐसी बातें बोलते थे, मैं सब सुनता था। लेकिन डीएम साहिबा ने कहा कि मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे पता है कि आज मैं एक डीएम हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। तुमने अपना घर बेचकर मुझे डीएम बनाया, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं इस पद पर नहीं होती। आखिर तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मुझे लोगों से नहीं मतलब,
मुझे तो तुमसे मतलब है। तुम्हारे बिना मेरे 17 साल कैसे कटे तुम्हें नहीं पता। मैंने कैसे एक एक दिन घट घट कर जिया है। मैं तो कब और कब अपना को ख़त्म कर लेती, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारे इंतज़ार में थी, जिसने ही मुझे तुम्हारे लिए ज़िंदा रखा है। डीएम साहिबा ने कहा कि तुमने दूसरी शादी भी कर ली होगी, लेकिन डीएम साहिबा ने कहा मैं हमेशा कुंवारी रह लेती, मैं हमेशा अकेली रह लेती, लेकिन मैं किसी और की नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती थी और मैं तुम्हारे जाने के बाद भी किसी के बारे में नहीं सोचती थी। यह सुनकर राकेश की भी आंखें से आंसू आ गए। दोनों पति पत्नी 17 साल बाद वापस मिले। इसके बाद राकेश वापस डीएम साहब के साथ रहने लगा। करीब एक साल के बाद डीएम साहिबा एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है और उनकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल चलती है। इस तरह एक पति पत्नी अपना मरा हुआ पति करीब 17 साल के बाद मिला। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने हमारे चैनल बाबा महाकाल भक्तों को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।